आज की वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। पहला वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बहुत आसान है, बार बार आता है। मान लीजिए कि समुच्चय एन, एन क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय होते हैं। हमें संबंध क्या दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है? ए और बी में एक ऐसा संबंध है कि जो ए है ना, वो b-2 के बराबर है और आपको b का मान जो लेना है वो 6 से बड़ा लेना है। वो क्या लेना है? 6 से बड़ा लेना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, हमें पहले ही बोल रखा है कि b का मान 6 से बड़ा लीजिए। तो b का मान 6 से बड़ा, यहाँ 8 दिख रहा है और यहाँ 8 दिख रहा है, तो 2 बार 8 दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, b का मान 8 लेके हम चेक करते हैं, जो कि प्रश्न में क्या बोल रहा है, a बराबर बोला है b-2 के बराबर। मैं क्या लेता हूँ, यदि b में क्या लेता हूँ, 8 ले लेता हूँ, तो रखो यहाँ पर 8-2, तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। हमारे संबंध में क्या है, a, b r में होता है, तो आपने क्या माना है, आपने b माना था 8, तो आपको a कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो क्या 6,8 r में है? देखो ऑप्शन में 6,8, जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है और बार बार आपके एग्जाम में आ जाता है, आराम से हो गया। पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। ऐसे वीडियो रेगुलर पाने के लिए, लाइव क्लासेस पाने के लिए इस वीडियो में कम से कम आज के आज 1000 लाइक कर देना और 200 कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन है, कह रहे 10 इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या होता है? तो देखो एंगल में क्या है, नेगेटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि मान लेते हो, पहले मान लेते हैं y बराबर क्या है, 10 इनवर्स माइनस के √3 है, और जब भी एंगल नेगेटिव होता है हमें चेंज करना होता है। क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो आप जानते हैं 10 इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस के 10 इनवर्स थीटा होता है। सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा 10 इनवर्स √3। आप जानते हैं 10 इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है, 10 इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, वो होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 10 इनवर्स है, इसका मान हमें 10 में सोचना पड़ेगा। 10 60 बोले तो π/3 ये होता है। तो हमारा क्या होगा, 10 इनवर्स से 10 हट जाएगा, क्या बचेगा, माइनस के π/3। तो जो y का मान आ जाएगा वो आ जाएगा -के π/3। ये हमें हमारा मुख्य मान मिलेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर ये जो देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न में। सेम क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का मान क्या होता है, ये हमें सोचना है। तो कई बच्चे सोचेंगे कि कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, आंसर 7π/6 आ जाएगा। ऑप्शन में भी देखो दे रखा है 7π/6 और बच्चे टिक मार के चले आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो आप जानते हैं, हम मान लेंगे कि ये y के बराबर है, माना y बराबर क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। आप जानते हैं कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, ये होता है 0 से पाई। ये क्या होता है, 0 से पाई होता है। अगर आप कॉस इनवर्स से कॉस हटा दोगे तो ये पाई से बड़ा हो जाएगा, इस रेंज से बाहर आ जाएगा, इसलिए आप इससे इसको हटा नहीं सकते, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स है, अंदर हमें तोड़ना है, कॉस
2 पाई माइनस का थीटा। क्या करें क्या करें? अच्छा 6 दूनी 12, 12 में से अगर 5 घटाएंगे तो 7 आता है ना, तो 5 पाई बाई 6 ये घटा दिया मैंने। देखो 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाओगे 7 पाई आ जाएगा। ठीक है, हल करके अंदर हमें मिलना चाहिए। आप सूत्र जानते होंगे कि cos 2 पाई माइनस का थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि माइनस आता है, लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर ही होता है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ से बाहर है cos इनवर्स और यहाँ से आ जाएगा cos 5 पाई बाई 6। अब ये जो 5 पाई बाई 6 है, इसको हल करोगे तो इस रेंज के बीच में आएगा। पाई का मान 180 डिग्री होता है ना, करके देखो। 0 से 180 अंश के बीच में होना चाहिए, उसी के बीच में ही आएगा। अब उसके बीच में जब आ रहा है तो इससे ये हटेगा, तो क्या बचेगा? 5 पाई बाई 6। तो ये हमें हमारा मुख्य मान आराम से मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को तो रट जाते हैं कि इसका आंसर 5 पाई बाई 6 है। हल नहीं करता बच्चा, ऑब्जेक्टिव में जब आता है तुरंत टिक मार देता है। पढ़ने वाले बच्चा जो होता है ना, वो क्वेश्चन देख के उसका आंसर पता है कि इसका आंसर ये होगा, वो हल भी नहीं करता। उसने इतना रिवाइज कर लिया होता है। तो अगर आप क्वेश्चन देख के फट से बता पा रहे हो कि इसका आंसर ये होगा, तो यानी कि आपकी रिवीजन बहुत ही सॉलिड हो रखी है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको मेहनत करने की जरूरत है बहुत। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है। ये जो मैट्रिक्स एक सममित अवयव है, तो हमसे बोल रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। शानदार क्वेश्चन है। चूंकि ए सममित अवयव है, सममित अवयव का गुण क्या होता है कि जो ए डैश होता है वो ए के बराबर होता है। ये ए है ना, इसका डैश करोगे तो क्या हो जाएगा? जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 1 4 एक्स हो जाएगा। जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा z 2 y। और ये जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा -3 -1 3। ठीक है, ए डैश मतलब ए का जो परिवर्त अवयव होगा वो ए के बराबर होता है। और यहाँ पर क्या है? 1 4 एक्स। जो ए हमें दे रखा है वो हम रख देंगे। z 2 y -3 -1 माइनस प्लस का 3। दो अवयव की तुलना करेंगे, संगत पद बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर z है, तो z का मान क्या आ गया? 4। यहाँ पर y है और यहाँ पर क्या है? -1। y का मान क्या आ गया? -1। यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या? -3। और x का मान क्या? -3। तो इन सबको क्या करना है? जोड़ देना है। तीनों को जब जोड़ोगे 4 में 4 घट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। आंसर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ये जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं ए एडजॉइंट ए इसके बराबर है, तो इसका मान क्या होगा? तो आप जानते होंगे कि अगर मैं सारणिक ले लेता हूं दोनों तरफ, ठीक है, सारणिक ले लिया इधर मैंने, ए एडजॉइंट ए सारणिक ले लिया, तो इधर भी सारणिक लग जाएगा। आप वैसे सारणिक बदल जाएगा। 3 0 0 0 3 0 0 0 3, दोनों तरफ हमने सारणिक ले लिया। सारणिक लेने पे क्या होता है? सारणिक ए हो जाएगा और ये हो जाएगा एडजॉइंट ए। अच्छा, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि n की जगह पर ये 3 है। सिंपल सी बात है, n की जगह पे 3 है। इसकी जरूरत पड़ेगी तभी मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब यहाँ मैं क्या करूँगा? R1 के सापेक्ष प्रसार कर दूंगा, ये वाला प्लस माइनस माइनस। तो ये 0 है, ये 0 है, 0 कर देगा। R1 छुपाओगे इसको और इसको छुपाओगे, इसके गुणा इसके साथ माइनस इसके गुणा इसके साथ। तो यहाँ आ जाएगा 3 3 3 9 -0, तो 9 3 27 हो जाएगा। आप एक नियम जानते होंगे। क्या नियम जानते हो? कि एडजॉइंट ए का जो सारणिक होता है वो क्या होता है? सारणिक a की पावर n -1, ये सूत्र होता है।
ठीक है, ये लगाइए सूत्र यहाँ पर। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, सारणिक ए, एन के जगह पे कितना है 3 माइनस 1, और यहाँ पर 27 है, यहाँ पर कितना है 27 है। तो ये हो गया सारणिक ए गुणा सारणिक ए की पावर 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, और ये क्या हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ती हैं, सारणिक ए की पावर 3 और ये 3 की पावर 3, घातों की तुलना करेंगे 3 से 3 हटेगा, सारणिक ए का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, सारणिक ए का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है हमसे, सारणिक ए प्लस एडजॉइंट ए का सारणिक। अच्छा, अब आ जाओ, एडजॉइंट ए का सारणिक सूत्र क्या होता है, सारणिक ए की पावर n माइनस 1, एन की जगह पे 3 माइनस 1, तो सारणिक ए की पावर 2 हो जाएगा। सारणिक ए का मान हमारे पास कितना है 3 है, रख दो यहाँ पर 3 की पावर 2 यानी कि 9। अब आ जाओ प्रश्न में, इसलिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सारणिक ए प्लस एडजॉइंट ए। क्या हो जाएगा, सारणिक ए का मान हमें मिला था 3 और ये मिला है 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। शानदार क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका आंसर आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से करवा रहा हूं हर एक प्रश्न। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी है। हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या r दे रखा है, r का मान लेना है 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई r स्क्वायर, यही होता है। हमें क्या बोल रहे हैं, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो हम r के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलज, पाई कांस्टेंट बाहर, r स्क्वायर का अवकलज क्या हो जाएगा 2r। अब हमें क्या रखना है, r का मान 6 रखना है, डी ए बट्टे डी आर, r बराबर क्या रखोगे 6 पाई 2, r का मान रख दिया 6, 6 दूनी 12 पाई, आंसर क्या आ जाएगा 12 पाई। ऑप्शन नंबर ये जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलज क्या होगा अगर इस फंक्शन को मैं y मान लूं। y मेरे पास दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको करना x के सापेक्ष अवकलज, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलज करना। ऐसे लिखते हैं, साइन एक्स पहले किसका अवकलज होगा, साइन का क्या होता है, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स, और एक्स की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर है, साइन का हो गया। अब किसका अवकलज होगा, एंगल का, डी बट्टे डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स की पावर एन वाला सूत्र लग जाएगा, एन सामने आ जाता है और जो भी घात होती है कम हो जाती है, तो ये आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ये जो अवकल समीकरण है इसका हल क्या है, इस अवकल समीकरण का हल क्या है। तो देखो हमें दे रखा है dx बट्टे एक्स, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा dy बट्टे वाई, लिख सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ समाकलन कर दूंगा, इधर भी समाकलन किया इधर भी समाकलन, dx बट्टे एक्स का समाकलन क्या होगा log x, और ये हो जाएगा log y। ठीक है, कोई दिक्कत, इस नेगेटिव को ना आप चाहो तो इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, ले लिया। ठीक है, अब देखो इस नेगेटिव को हमने उधर ले लिया। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आंसर भी मैच करना है, क्योंकि ऑप्शन हम किसी कोई भी आंसर नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि जो आंसर यहाँ लिखा हो उसी के अनुरूप हमें हल करना है। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, इस प्रश्न के अनुसार अगर आंसर लाना है तो ऐसे करने से आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे करने से आंसर नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा मैं बताता हूँ। समाकलन करना होगा दोनों तरफ, क्योंकि पहले से वेरिएबल सेपरेबल किया हुआ है। dx बट्टे x है प्लस dy बट्टे y है और बराबर 0 है। तो हमें दोनों तरफ समाकलन करना होगा, इधर भी समाकलन, इधर भी समाकलन, और 0 का समाकलन तो 0 ही होता है। ये हो जाएगा log x, इंटीग्रेशन करोगे तो, और ये हो जाएगा log y। समाकलन हो गया था, समाकलन नीचांक जोड़ दें, तो मैंने समाकलन नीचांक इस तरफ जोड़ लिया। आपको सूत्र पता ही है, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n होता है। तो ये m के जगह पर है और ये n की जगह पर, सूत्र में रखो तो ये हो जाएगा log x इंटू वाई, और इधर क्या है log c। दोनों तरफ एक एक्सपोनेंशियल ले लोगे, एंटी लॉग ले लोगे, लॉग से लॉग हटेगा, इधर बचेगा एक्स वाई, इधर बचेगा सी। तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा एक्स वाई बराबर सी, एक्स वाई बराबर सी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में सिंपल सा क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आ जाता है, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। कह रहे 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कीवर्ड्स है। कितना बोला है, 4 कोटि वाले, फिर क्या बोला है, व्यापक हल। ये दो कीवर्ड है। अगर व्यापक हल है, जितनी कोटि बोलेगा उतने ही अचर होंगे, जितनी कोटि होगी उतने ही अचर होंगे। 4 कोटि बोला है, आंसर क्या आ जाएगा, 4। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर कीवर्ड क्या है, 3 कोटि और विशिष्ट हल। जब जब बात होगी विशिष्ट हल की, तो विशिष्ट हल में कोई भी अचर नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0। पता चल गया, व्यापक हल में जितनी कोटि होगी उतने ही स्वेच्छ अचर होंगे, और विशिष्ट हल में कोई भी स्वेच्छ अचर नहीं होता, यानी कि 0। विशिष्ट बोलते ही अचर क्या हो जाएगा, 0। दिमाग में रखिए इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, शानदार क्वेश्चन है। ऊपर कुछ नहीं है तो मैं एक लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक की जगह मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स गुणे में कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करूंगा, अलग अलग बट्टे में ले लूंगा, साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कुछ कट रहा होगा ऊपर नीचे, कटा, एक बट्टे कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और एक बट्टे साइन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इन सब का क्या होता है, अपना अपना सूत्र होता है। शेक स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, 10x, और कॉशेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, समाकलन की बात कर रहे हैं, माइनस के कॉट एक्स। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दोगे, जहां सी हमारा क्या होता है, समाकलन नियतांक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही दिख रहा है आपको, बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, y बराबर 4x y अक्ष एवं y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं चित्र बना के दिखाऊं, क्या बोला है, y बराबर 4x है ना, तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में चित्र बनेगा, केंद्र से होता हुआ जाएगा, ये चित्र है। क्या बोला, y अक्ष, y अक्ष बोला है 0, y अक्ष ये हुआ, यहां से y बराबर 3 यहां तक से घिरे क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,3। तो लिमिट हमें y में दे रखा है,
क्षेत्रफल निकालना है एरिया, तो लिमिट y में दे रखा है 0 से 3, तो फॉर्मूला क्या होगा x dy, और यहां से x का मान क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे में 4। ये मान रख दोगे x का मान वाई स्क्वायर बट्टे में 4 dy, 1/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और y की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y की पावर 3 बट्टे में 3। ठीक है, x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा। यहाँ पर क्या होता है x की पावर n वाला सूत्र इंटीग्रेशन का क्या होता है x की पावर n+1 बट्टे में n+1, तो यहाँ लगा दोगे 1/4। ठीक है, बट्टे का 3 इधर बाहर ले लो, अपर लिमिट y की जगह पे 3 माइनस लोअर लिमिट y की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 कटा, 3 3 9, बट्टे में कितना बचा 4, आंसर आ जाएगा 9/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, इसका इंटीग्रेशन बताना है क्या होगा। तो सिंपल आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा, ये फॉर्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। इस रूप में है ना ये a² - x², क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये है 0 से 2 अंडर रूट के अंदर क्या 2 का वर्ग माइनस x², इस रूप में है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये सूत्र होता है, लगाओ सूत्र में। यहाँ है 0 से 2 ये चीज, तो सूत्र में लगा दो, x की जगह पे तो x ही है, x/2 अंडर रूट 2² - x² प्लस a² बट्टे में 2 साइन इनवर्स x/a, a की जगह पे 2 है, लिमिट हमारी 0 से 2 है। अब हमें अपर लिमिट रखनी है माइनस लोअर लिमिट रखनी है, रखो। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो x की जगह पे पहले रखना है 2, 2/2, जहां x की जगह पे 2 रख दिया, और ये 4/2 या 2 हो जाएगा, tan इनवर्स x की जगह पे 2/2। ठीक है, फिर लोअर लिमिट रखनी है x की जगह पे 0, 0/2 2²। मैं तो पूरा हल करके दिखा रहा हूँ ना, पूरा हल करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप आराम से पहली बार देख रहे हो ना तो भी समझ जाओ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया, ये वाला पार्ट हो गया 0, ये 1 आ गया। 2 साइन इनवर्स 1 का मान किस एंगल में मिलता है, साइन में, π/2 में। ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, और ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 0, क्योंकि साइन इनवर्स 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, और साइन इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0। आप यहाँ लिख भी दे रहा हूँ मैं, साइन इनवर्स 1 कहाँ मिलता है π/2 पे, और साइन इनवर्स 0 कहाँ मिलता है 0 पे, तो ये 0 हो गया, 2 से 2 कटा, पाई माइनस 0, सो आंसर क्या आ जाएगा पाई। क्या ऑप्शन में कहीं पाई दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में आ जाता है, इस अवकल समीकरण की घात पूछिए, तो मैं कोटि और घात दोनों निकालूंगा। कोटि और घात एग्जाम में आता ही आता है, ऑब्जेक्टिव में या फिर सब्जेक्टिव में, 1 या 2 नंबर में। पिछले साल तो इसी टॉपिक पे 3 क्वेश्चन आ गए थे, एक तो ऑब्जेक्टिव में आया था 1 नंबर का, और एक सब्जेक्टिव में उछाल दिया था 2 नंबर का। कोटि और घात बताओ, 3 नंबर आ गया था सिर्फ यही कोटि घात का प्रश्न। ठीक है, अगर आप लक्की हो तो 2 नंबर तो पक्के हैं, अगर लक्की नहीं हो और अनलक्की भी हो तो 1 नंबर पक्का है। कोटि घात आता ही आता है। तो ये अगर कोटि पूछा है आपसे, तो अधिकतम कितनी बार अवकलज हुआ है, d2y दिख रहा है, तो कोटि अधिकतम हमारी 2 बार अवकलज हुई है, तो कोटि हो जाएगी 2। अब घात, घात निकालने के लिए क्या होता है कि पावर में कोई रेडिकल्स नहीं होना चाहिए। रेडिकल्स का मतलब 1/2 1/3 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, माइनस में ना हो। ठीक है, उसके साथ साथ अगर कभी dy/dx किसी के एंगल में घुसा पड़ा हो, जैसे साइन के एंगल में घुसा पड़ा dy/dx, तो ये परिभाषित नहीं है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है
कि भैया बताओ घात परिभाषित है क्या, तो घात परिभाषित ही नहीं है। ये नहीं कहेंगे घात 0 है, ये मत लिख देना, घात 0 मत लिख देना, तब गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे? घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, तो यहां लिख देंगे परिभाषित नहीं है। मैंने मॉडल पेपर वगैरह सारा कुछ करा रखा है, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखें। और वीडियो लिस्ट को स्क्रॉल करोगे ना, बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, ढेर सारे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इस सदिश के दिक् कोसाइन बताइए क्या होंगे। तो अगर सदिश के दिक् कोसाइन हमें निकालने हैं, ठीक है, तो मैं आई के गुणज को ये बोलता हूँ 1 है, बी जे के गुणज को बोलता हूँ, और सी बोलता हूँ के गुणज को -2 के। अब आपको क्या निकालना होता है? आर निकालना होता है पहले, जिसका सूत्र होता है a² b² प्लस c²। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रॉपर मेथड ही है। ए है 1, बी है 1 और सी है -2। 1 1 4, तो ये हो जाएगा √6। आप कहोगे सर अब बताओ दिक् कोसाइन क्या है? दिक् कोसाइन आपके होते हैं LMN, दिक् कोसाइन। ठीक है, दिक् कोसाइन क्या होता है? ये जो हम कर रहे हैं इसका PDF भी आपको मिल जाएगा फ्री में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, हाथों हाथ फ्री PDF मिल जाएगा। तो L क्या होता है? L होता है A/R, M क्या होता है? B/R, N होता है C/R। यही हमें निकालना भी है। A कितना है? 1, R कितना है? √6, B कितना है? 1, R कितना है? √6, C कितना है? C हमारे पास है -2/√6। ये हमें हमारा DC मिल गया, डायरेक्शन कोसाइन मिल गया, 1/√6, 1/√6 -2/√6। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। मान लीजिए ए और बी इस प्रकार है कि मापांक ए 3, मापांक बी 2√3, ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो आप जानते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है? मापांक ए गुणा मापांक बी साइन थीटा n की पावर कैप। अब अगर हम दोनों तरफ क्या ले लें? मॉडुलस ले लें, मापांक ले लें। और इसने ये बोल रखा है कि ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। क्या बोल रहा है? ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। तो इसका इस वर्ड का मतलब क्या है? इसका डिकोड करोगे तो ए क्रॉस बी का अगर परिमाण निकालोगे तो उसका मान 1 होगा। इसीलिए हम इस मापांक लेंगे तो ए का मापांक तो ए ही रहेगा, बी का मापांक बी रहेगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। और एन का मापांक, ये एक मात्रक सदिश होता है एन, और इसका मान भी कितना होता है? 1। तो कुल मिला के ए क्रॉस बी की जगह पे आ जाएगा 1। ए हमें दे रखा है परिमाण 3, बी परिमाण दे रखा है √2/3, और यहाँ पर है साइन थीटा, 3 से 3 कटा, ये जो 2 गुणे में इधर के पट्टे में आ जाएगा, यहाँ बचेगा साइन थीटा। इसका मान साइन में सोचोगे, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन से साइन कटा, थीटा का मान आ जाएगा π/4। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल सही होगा, π/4 करेक्ट आंसर। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे? दिक् अनुपात बोले तो ए बी सी निकालना। ए का सूत्र होता है x2 - x1, बी का सूत्र होता है y2 - y1, सी का सूत्र होता है z2 - z1। ठीक, आप कहोगे सर ये x1 y1 z1 का है, ये है x1 y1 z1, x2 y2 z2। रखो सूत्र में, 1 x1 कितना है? 2, तो ये आ जाएगा -1, y2 है -2, y1 है 3, -5, z2 है 3 और z1 है -4। तो 4 और 3 7 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा -1 -5 7, -1 -5 7। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक,
अगले प्रश्न में आ जाओ, सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है तो एक्स का मान पूछा है हमसे, तो दो मैट्रिक्स की तुलना करेंगे तो संगत पद बराबर होते हैं। 2x किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। यहाँ पर 2x 2 के बराबर होगा। 2 एक कम 2, एक्स का मान क्या आ जाएगा? 1। एक्स का मान क्या होगा? 1। आराम से हो गया। अगला प्रश्न जो हर साल आता है, कह रहे हैं ये वाला सदिश इस सदिश पर परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान क्या होगा? देखो, हमारे पास एक सदिश है ये, दूसरा सदिश है ये, परस्पर इस पर लंब है। लंब बोले तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये ए सदिश है और ये बी सदिश है, ठीक है। इसको आप ए बोल लो और इसको आप बी बोल लो। अगर ए सदिश बी पर लंब है तो क्या होता है? ए डॉट बी का मान 0 होता है। अगर ए और बी परस्पर लंब है दो वेक्टर, तो ए डॉट बी का मान 0 होता है। ए का मान क्या है हमारे पास? 2i प्लस जे प्लस के डॉट बी का मान है -i माइनस का 4j प्लस लैम्डा के 0 के बराबर। अब i का गुणज i के साथ 2 एक कम 2, 1 1 गुणा 4, 1 चौको 4, इसका गुणज 1, इसका गुणा लैम्डा, लैम्डा एक कम लैम्डा। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ होता है गुणा। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 प्लस लैम्डा, तो माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा लैम्डा बराबर 2। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, एक्स स्क्वायर। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक क्या है? जब भी फंक्शन यहाँ एक्स में कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर एक्स की कुछ भी हो और प्लस माइनस भी कुछ भी हो यहाँ पर, और पावर में अगर सम संख्या हो और फलन आपका आर से आर जा रहा है, तो ना तो ये एकाकी होता है, ना ही ये ना एकाकी ना अच्छा तक। ये है इसका ट्रिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस प्रश्न में मैं ना एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दूं या माइनस का 1 लिख दूं तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ एक्स की पावर 4 भी लिख दूं ना तो भी यही आंसर रहेगा। अगर मैं यहाँ एक्स की पावर 6 लिख दूं या 2 घटा दूं, ये फलन कर दूं, या एक्स की पावर 4 माइन प्लस के 3 लिख दूं, तो आंसर यही रहेगा, ना तो एक कि ना ही अच्छा तक, ठीक है। ये ट्रिक था। अगर आप सोच रहे हो कि भैया ये कैसे एक कि कैसे नहीं है, अच्छा तक कैसे नहीं है, तो वो भी बताते हैं आपको। ट्रिक तो बता ही दिया, एक ही चेक करो। देखो, इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या, इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। मैंने एक्स 1 लिया, यहाँ रखना है ना मुझे, एक्स स्क्वायर पर रखो, 1 का वर्ग करोगे 1 आ जाएगा। मैंने माइनस का 1 लिया, रखो, -1 का वर्ग करूँ तो भी 1 ही आएगा। दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो एक क्या कि नहीं है ये। और जब भी आप देखोगे कि इसमें जो अटैचमेंट होगी वो हमेशा किसके साथ हो रही है? अटैचमेंट पॉजिटिव नंबर्स के साथ। पॉजिटिव नंबर्स के साथ अटैचमेंट हो रही है, तो इसके नेगेटिव वाले हमेशा खाली छूट जाएंगे। तो अगर किसी का भी अटैचमेंट खाली छूट जाता है तो अच्छा तक नहीं होता है, तो अच्छा तक भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स वाई के बराबर है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? आप जानते हैं साइन इनवर्स का जो शाखा परिसर होता है, साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, वो क्या होता है? वो होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। तो यहाँ पर क्या बोला है? y बोला है, तो y का मान क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो चिन्ह होता है ये क्लोज इंटरवल का होता है। आराम से सही हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। प्रायिकता का एक प्रश्न लिया है मैंने, हर साल एग्जाम में आता है। पी बी अपॉन ए का मान निकालना है। पी बी अपॉन ए, बी बट्टा ए है तो प्रायिकता बी इंटरसेक्शन ए बट्टे में है तो पी ए होगा। पी ए तो चलो हमें दिया ही नहीं है,
क्या हमें इंटरसेक्शन दे रखा है? बिल्कुल। इंटरसेक्शन हमें दे रखा है 1/8, लेकिन PA नहीं दे रखा है। PA नहीं दे रखा है, PA नहीं दिया हुआ है। हमें PA डैश दे रखा है। कितना? 3/4। तो PA क्या होगा? PA होगा 1 माइनस PA डैश। किसी चीज़ की ना होने की प्रायिकता कैसे निकालते हैं? उसमें से एक में से वो चीज़ ना होने की प्रायिकता घटा देते हैं। पढ़ा है ना कक्षा 10 में? PA निकालना है तो कैसे निकालोगे? एक में से उस चीज़ की ना होने की प्रायिकता घटा देना है। तो ना होने की प्रायिकता में क्या दे रखी है? 3/4। तो लॉस ऑफ आ जाएगा 4, 4 एकम 4 माइनस 3, 1/4 रख दो यहाँ 1/4। इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ। 4 एकम 4 बट्टे 8 एकम 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आंसर आ जाएगा 1/2, पहला ऑप्शन। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 20 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बाकी मैंने चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ा ही रखा है, आपने देखा होगा। मेरे कहने पर एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, वीडियो लिस्ट को स्क्रॉल ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।